आज हम यहाँ पर फ्रांस के संविधान का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा की थी। आज हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। उससे पहले फ्रांस के संविधान की विशेषताएं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन क्यों करें या इनके इसका क्या महत्व है अध्ययन करने का। इसमें ऐसी कौन सी बातें जिनको हमें जानना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जिनको आगे विश्व ने अपनाया, विश्व के देशों ने, और अपनाने लायक और कंडीशन भी इसमें है। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनको इसका अध्ययन, फ्रांस के संविधान का अध्ययन करना चाहिए, इसे एक बार पढ़ना चाहिए। जो फ्रांस है इस सामान्यतः जो है लोग राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहते हैं, यानी वहाँ पर राजनीतिक अंतर जितने भी प्रयोग हुए हैं, नए नए प्रयोग होते हैं, एक प्रयोग फेल होता है तो वो लोग हताश नहीं होते हैं, दूसरा प्रयोग करते हैं कौन सी व्यवस्था वहाँ पर अपनानी चाहिए, इस प्रकार से। और फाइनर ने तो इसे विश्व की विचारधाराओं का निर्माण स्थल भी कहा था, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थाओं को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण किया गया है। वहाँ पर 180 वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्रवाद का जो विकास हुआ उसका नेतृत्व फ्रांस ने किया है। लोकतंत्रवाद जिन देशों ने अपनाया है उनका नेतृत्व फ्रांस ने किया है। प्रजातंत्र के उच्च जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, फ्रांस की राज्य क्रांति के ही देन है। हमने हमारे जो संविधान में अपनाए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना, वो उनके संविधानों से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, तो इस कारण हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। दूसरा कारण जिसकी वजह से इसका अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप का प्रतिनिधि देश कहा जा सकता है। कोई भी जो यूरोपियन देश है यूरोपियन महाद्वीप की सभ्यता का इतने अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और किसी भी यूरोपियन देश ने मानवीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र, काव्य, साहित्य, संगीत, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन और विधि तथा प्रशासन में उतनी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं की जितनी की फ्रांस ने की। यानी फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने हर क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की है। प्रत्येक जो फ्रांस है उसकी एक स्पेशल बात क्या है कि वो कोई भी उस पर विपदा आती है, ठीक है, और कोई भी अगर वो किसी चीज़ में हार जाता है फिर भी वो हताश नहीं होता है, तीव्र गति के साथ में वापस प्रगति की राह पर चल देता है। सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति यानी यूरोप का सबसे बीमार व्यक्ति कहा गया था। उसने 1958 के बाद द गोल के नेतृत्व में तीव्र प्रगति की, और आज फ्रांस निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश की स्थिति प्राप्त कर चुका है। यानी फ्रांस में बहुत सारे गणतंत्रों की स्थापना करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सब असफल होते गए। लास्ट में दी गोल जो है उसके नेतृत्व में पंचम गणतंत्र की स्थापना की गई। उसके बाद फ्रांस ने बहुत तेज़ी से प्रगति की और वो विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। इसके अतिरिक्त जो भारत के विद्यार्थी हैं उनको इसका अध्ययन करना ही चाहिए। क्योंकि जो चौथा गणतंत्र था फ्रांस में 1946 में जिसकी स्थापना हुई थी, चौथे गणतंत्र का संविधान बना था, उसने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। ठीक है, वो राजनीतिक अस्थिरता वहाँ थी। उसके बाद भी वहाँ पर 1958 में पाँचवा गणतंत्र है उसका संविधान बनाया गया था। यानी अस्थिरता के बाद भी संविधान निर्मित हुआ था। तो भारत के अंदर तो बहुत सारे राज्य हैं और केंद्र है। यहाँ पर संघ और केंद्रों के बीच में, राज्य और जो संघ सरकार है उसके बीच में बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत उपयोगी किस तरह से हम एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जहाँ पर हम एक स्थिर सरकार की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें यहाँ के संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, और जो फ्रांस का संविधान है वो हम जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता की स्थिति और विभिन्नता की स्थिति के साथ है। जैसा कि जो ब्रोगन ने कहा है कि यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है, न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। अब ये मिश्रण सुखद सिद्ध होगा या नहीं ये तो हमें देखना पड़ेगा। राजनीतिक जो अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए द गोल के नेतृत्व में जो पंचम गणतंत्र बना था 1958 में, उसका मूल मंत्र था व्यवस्था और स्थायित्व, यानी व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर का, और स्थायित्व वहाँ पर बनाए रखना। इस संविधान के विषय में द गोल ने कहा था कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है संविधान की प्रस्तावना।
सामान्यतः सभी संविधानों में ये प्रस्तावना का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत मतलब प्रस्तावना में क्या क्या होता है, संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। ये हमें याद रखना है कि संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना क्यों जोड़ी जाती है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। पंचम जो गणतंत्र था वहाँ का, उसके संविधान में भी 3 मूल मंत्र जो 3 तत्व थे। प्रस्तावना के आरंभ में ही 1789 में मानवीय अधिकार घोषणा को स्वीकार किया गया था। स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समानता का अधिकार प्रदान किए गए। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित हैं। सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति करने का अधिकार और अपने स्वार्थों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और उन्हें अपनी मांगों की पूर्ति हेतु हड़ताल और प्रदर्शन करने का अधिकार भी वहाँ पर दिया गया है। यानी लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं वहाँ पर दी गई कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये वहाँ के जो मेन मूल तत्व हैं, इनके आधार पर ही वहाँ की प्रस्तावना में इनका समावेश किया गया है। 1946 के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता देगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी आदर करेगा। अंत में 1946 के संविधान की तरह समुद्र पार के देशों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया गया और उन प्रदेशों को जनतांत्रिक पद्धति के विकास के लिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आधार पर फ्रांसीसी समुदाय की सदस्यता प्रदान की गई थी वहाँ पर। और अगली विशेषता है संकट काल का शिशु। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु, ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस, क्यों कहते हैं। मतलब कि संकट में उत्पन्न हुआ संविधान है ये। 1946 संविधान के निर्माण के समय फ्रांस में जो मिश्रित वातावरण था, एक तरफ राजनीतिक अशांति थी, दूसरी तरफ जनता उल्लास के साथ विजय के गीत भी गा रही थी। लेकिन 1958 के संविधान में, वो चौथा संविधान था, चतुर्थ गणतंत्र का संविधान, ये पंचम गणतंत्र संविधान है, पांचवा 1958 का। इस संविधान के निर्माण के समय न तो राजनीतिक अशांति थी, मतलब न केवल राजनीतिक अशांति बल्कि मृत्युकालीन निराशा भी छाई हुई थी। राजनीतिक अस्थायित्व, सैनिक विद्रोह वहाँ हो रहा था, उसके कारण वहाँ पर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था फ्रांस के अंतर्गत। इस स्थिति में जो एकमात्र हल था वो ये था कि कार्यपालिका के प्रधान को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की जाए और 1958 संविधान द्वारा ऐसा ही किया गया। इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान पर तत्कालीन संकट काल की स्पष्ट छाया दिखाई देती है। यानी बहुत ज़्यादा जो अशांति का, जो वहाँ अस्थिरता का वातावरण था, उसमें एक व्यक्ति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान करके संविधान का निर्माण किया गया था। यानी कि जो वो संविधान बना था वो संकट काल से निकल कर ही आया था, इसलिए संकट काल का उसे शिशु कहा जाता है। निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान है। ठीक है। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान सभा या संविधान परिषद द्वारा नहीं हुआ। जैसे हमारा संविधान सभा ने बनाया था, वहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका निर्णय द गोल मंत्रिमंडल के सदस्यों 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया था। यानी संविधान में क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसका जो डिसीजन था, जो द गोल था वहाँ का, जिसने इसका नेतृत्व किया था, पंचम गणतंत्र को बनाया था, उसने डिसीजन लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसके साथ में उसके 40 से 1 कप सदस्य उसके साथ थे। परामर्शदात्री सभा थी, उन्होंने इसका निर्माण किया था। इस सभा को संविधान परिषद नहीं कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था। और हमारे यहाँ पर संविधान सभा को संविधान सभा क्यों कहा गया था? क्योंकि उसके सदस्य थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ठीक है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था और न ही सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया था। इसने तो केवल द गोल की विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे द गोल संविधान भी कहते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें याद रखने हैं कि फ्रांस के संविधान को द गोल का संविधान क्यों कहते हैं, ये द गोल का संविधान किस संविधान का नाम पड़ा। ठीक है। निर्मित संविधान है लेकिन कि संविधान सभा ने उसको नहीं बनाया था। इसी प्रकार अगला है कि लिखित संविधान है। ठीक है। जो चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था उसकी तरह पांचवा गणतंत्र का संविधान है, वो भी एक लिखित प्रलेख था। इसमें एक प्रस्तावना है, 95 धाराएं हैं और 15 अध्याय। ये हमें याद रखना है कि इसके संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी धाराएं हैं। इसमें है एक प्रस्तावना, 95 धाराएं, धारा का मतलब अनुच्छेद, और 15 अध्याय हैं। इस कारण संविधान पर्याप्त संक्षिप्त है। 1946 के संविधान से भी संक्षिप्त,
इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता और अस्पष्टता भी आ गई है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को इसमें नहीं लिखा गया है। निर्वाचन, कानून, संसद के दोनों सदनों के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य आदि के संबंध में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। इनको सबको संवैधानिक कानूनों पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला है कठोर संविधान। एकात्मक शासन है वहाँ पर फ्रांस में, इसलिए वहाँ के संविधान में कठोरता है। पंचम गणतंत्र के संविधान भी चौथे गणतंत्र की भांति कठोर है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में 2 तरीके हैं संशोधन करने के। पहला है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो ये संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि प्रधानमंत्री अपने प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक पर प्रस्तावित कर सकता है, यदि दोनों सदन उसे पारित कर देते हैं, और इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है, और निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर वो संविधान का अंग बन जाता है। यानी कितनी टिपिकल प्रक्रिया है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहते हैं। दिखती सरल है प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया ऐसी नहीं है। अगली जो विशेषता है वो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। देखो बहुत जितने भी हम संविधान पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग भारत का संविधान, सबकी जो विशेषताओं के पॉइंट है लगभग एक जैसे हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं, जो वहाँ की कुछ अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान 1946 के संविधान की भांति 1958 का जो संविधान था वहाँ पर वो भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित था। संविधान के प्रथम अध्याय संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है। उसकी धारा 3 में ये कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है। ये इस पर सवाल क्या बनता है कि फ्रांस के संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता है, ये वहाँ के संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 3 में है ये कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। ठीक है, मतलब जनता को संप्रभु बनाया गया है, जबकि संविधान के निर्माण में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई भाग नहीं था, लेकिन जनमत संग्रह में इसे जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट है कि संविधान जनिच्छा का ही परिणाम है। यानी जनता की कोई भागीदारी नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से, लेकिन जब वो संविधान बन गया था उसके बाद जनता जनमत संग्रह के लिए उसे जनता के सामने रखा गया, तो जनता ने पूरे उत्साह से उसका समर्थन किया था। इसलिए संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। ठीक है, जो संविधान है फ्रांस का, उसके धारा 2 में राज्य के जनतंत्रीय व गणतंत्रीय स्वरूप का उल्लेख करते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार संविधान की धारा 89 में भी ये कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी वहाँ का स्वरूप गणतंत्रीय रहेगा। इसका मतलब वहाँ का जो प्रधान है, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वो हमेशा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित रहेगा। वहाँ का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए राज्य स्थापित करता है, और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति, जनता द्वारा निर्वाचित है। फ्रांस में संवैधानिक संशोधन आदि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जनमत संग्रह को अपनाया गया है। इस दृष्टि से फ्रांस का जो संविधान है उसको ब्रिटेन की तुलना में अधिक लोकतंत्रात्मक संविधान कहा गया है। अब एक अलग से विशेषता है, वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। फ्रांस का जो राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। धर्म को वहाँ पर राजनीति से पृथक करने की प्रयास किया गया था। 5वें गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, और कहा गया था कि राज्य सभी विश्वासों का आदर तो करेगा, सभी नागरिकों के बीच जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सबके लिए समानता की स्थापना करेगा। वहाँ की प्रस्तावना में भी ये कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार वहाँ पर धर्म को राजनीति से बिल्कुल ही पृथक कर दिया है। अगला है मौलिक अधिकार व्यवस्था। वहाँ के संविधान में मूल अधिकार व्यवस्था की गई है, लेकिन इस संबंध में व्यवस्था संविधान के किसी अध्याय में नहीं की गई, केवल प्रस्तावना में की गई। देखो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर देशों में अधिकार हैं वो संविधान में जोड़े गए हैं, संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में जोड़े गए हैं, किसी न किसी भाग में जोड़े गए। लेकिन इसकी स्पेशल बात क्या है कि फ्रांस के संविधान में वहाँ की जनता को मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उनका जो वर्णन है
वहाँ के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 में मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति की स्वास्थ्य, उसकी भौतिक उन्नति, उसकी सुख सुविधा और उसके परिवार की उन्नति का दायित्व सब राज्य पर ही है। शिक्षा सुविधाओं का प्रचार करना भी राज्य का कर्तव्य वहाँ पर निश्चित किया गया है। अगली विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का वहाँ पर समन्वय किया गया, यानी वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों को एक साथ अपनाया गया वहाँ की स्थिति के अनुकूल। ठीक है। फ्रांस की क्योंकि विशेष स्थिति थी, उनके कारण संसदात्मक व्यवस्था को अपनाते तो वहाँ पर बहुत सारी दुर्बलताएं आ जाती। ठीक है, इसलिए दोनों का समन्वय किया गया है। मंत्रिपरिषद सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं और संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रिमंडल सदस्य, जो मंत्रिमंडल है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये विशेषता अपनाई गई है हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था की। ठीक है, और वहाँ का जो पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति या ब्रिटेन राष्ट्रपति के समान होने के स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, क्या है, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई और व्यवहार में भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही अपने विवेक के आधार पर करता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार है। यानी राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति है, उसके जो अधिकार हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी स्थिति है, उसके हिसाब से तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है। और वहाँ पर जो मंत्रिमंडल की जो स्थिति है, संसद और मंत्रिमंडल के आपस में जो संबंध है, उसके आधार पर वहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है। इस प्रकार दोनों वहाँ एक साथ हैं, इसका मतलब वहाँ पर दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। अगला है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायक, यानी वहाँ पर राष्ट्रपति को पास में सारे अधिकार हैं, पूरा अधिकार संपन्न है, सारे अधिकार उसको दिए गए हैं, लेकिन वहाँ की जो विधायिका है वो बहुत ही जो निर्बल स्थिति में, उसके पास में ज़्यादा कोई शक्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति को अपनाया गया है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। अगली है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संविधान। शक्ति विभाजन का सिद्धांत था, उसकी विधिवत रूप से प्रतिपादन तो मोंटेस्क्यू ने किया था, वो फ्रेंच का ही विचारक था। अतः फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा और संविधान पर इस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पंचम गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों को पृथक करने का प्रयास किया गया। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको संसद की सदस्यता से वंचित भी किया गया। ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति की पसंद के होंगे, राष्ट्रपति उनको निर्वाचित करेगा, संसद के सदस्य वो नहीं रहेंगे। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरा नहीं अपनाया गया, क्योंकि वह कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। उसके सदस्य विधानमंडल के नहीं रहते, लेकिन वो उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। मंत्रिमंडल संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण तौर पर अपनाना अव्यावहारिक होने के कारण इसे ऐसा किया गया है कि वहाँ से पूरे उसको अपनाया नहीं गया है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। हमारे यहाँ पर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं है, जबकि वहाँ पर है। ठीक है, वर्तमान समय में जितने प्रजातांत्रिक देश हैं, उन देशों में जो राजनीतिक दल हैं वो महत्वपूर्ण अपनी रोल अदा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, इन सभी देशों में राजनीतिक दल हैं, उनको संविधान में कोई स्थिति प्रदान नहीं कही गई है, वो संविधानेतर हैं। लेकिन फ्रांस के जो 5वां गणतंत्र का संविधान है, उसमें राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 4 में कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन राजनीतिक दल होगा। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन करते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का आदर करें। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, सबसे अलग बात है कि न तो ब्रिटेन के संविधान में, न अमेरिका के संविधान में, न भारत के संविधान में राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। उनकी स्थिति संविधान से बाहर है, जिनको हम बोलते हैं संविधानेतर स्थिति है। लेकिन फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में संविधान में लिखा गया है
धारा 4 के तहत। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान की एक विशेषता है कि संवैधानिक परिषद के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई है जिसका स्वरूप संभवतः किसी अन्य देश में नहीं मिलता। ये भी अलग स्पेशल इसकी विशेषता है कि किसी भी देश के संविधान में संवैधानिक परिषद की व्यवस्था नहीं संवैधानिक परिषद की व्यवस्था चौथे गणतंत्र में भी थी, किंतु जो पंचम गणतंत्र का संविधान था उसमें इसकी रचना में संशोधन किया गया। पहले की तुलना में इसका महत्व बढ़ा दिया गया। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं। संविधान परिषद क्या क्या काम करती है? चुनाव कराती है, जनमत संग्रह कराती है और कानून की वैधानिकता की जांच करती है। इसके अतिरिक्त संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले। इतनी इंपॉर्टेंट स्थिति है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जो भी काम होता है, संविधान के बारे में संशोधन होते हैं, जनमत संग्रह उसमें कराया जाता है, तो उसको कराने की जिम्मेदारी वहाँ की संवैधानिक परिषद को ही दी गई है। संविधान परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ में फ्रांस के संविधानों का अध्ययन किया है। अगली बार हम फिर कुछ अलग विशेषताओं के साथ में किसी दूसरे संविधान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।